सभी को नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री के पार्ट 4 में कैटेलिसिस उत्प्रेरण। देखिए क्या होता है। 1884 में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बर्जीलियस। उसने क्या बताया कि जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन करने के लिए अगर बाहर से कुछ विशेष प्रकार के रसायन मिलाए जाते हैं तो उन रसायनों के संगठन में और उनकी मात्रा में परिवर्तन हुए बिना उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है। वो रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। मैंने यहां पर अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन बोला है, वेग में बढ़ोतरी या कमी नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया का वेग बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर उत्प्रेरक, लगभग 99% उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि ही करते हैं। तो यहां देखिए उत्प्रेरक है, उसके बारे में किसने बताया? बर्जीलियस ने बताया। उत्प्रेरक की अपन एक छोटी सी परिभाषा की बात कर लें या उसको समझने की कोशिश करें तो उसको अपन कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सूक्ष्म मात्रा में या अल्प मात्रा में अगर किसी रसायन को मिलाते हैं तो वह रसायन अभिक्रिया में भाग लेकर उसके वेग को परिवर्तित कर देता है और अभिक्रिया संपन्न होने पर पुनः प्राप्त हो जाता है। इसकी जो प्राप्त होने वाली मात्रा है, इसमें न तो उत्प्रेरक की मात्रा में परिवर्तन होता है और न ही उसके संगठन में परिवर्तन होता है। इस रसायन को क्या कह रहे हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्प्रेरक अभिक्रिया भाग भी ले रहा है, वेग को परिवर्तित भी कर रहा है, लेकिन इसकी मात्रा और संगठन अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है कि इसकी थोड़ी सी भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाए। जैसे अपन एक एग्जांपल लें, पोटेशियम क्लोरेट का अगर अपन तापीय अपघटन करें तो ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। ये इस तरह से। अब अगर इस पोटेशियम क्लोरेट का तापीय अपघटन उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में करें तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसी अभिक्रिया को अगर MnO2 ठोस की उपस्थिति में करवाया जाता है और 338 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रखते हैं तो इस कम ताप पर ही ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होने लगती है। देखिए यहाँ तापमान 600 डिग्री है, यहाँ 338 डिग्री है, लेकिन यहाँ कोई उत्प्रेरक नहीं है। दूसरी वाली अभिक्रिया में उत्प्रेरक है। तो पहली वाली अभिक्रिया में 600 डिग्री सेंटीग्रेड होते हुए भी उत्पाद के रूप में जो ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, और यहाँ पर तापमान तो कम है लेकिन उत्प्रेरक की उपस्थिति है, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ने से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। तो इस MnO2 ने क्या किया? वेग को बढ़ा दिया। अभिक्रिया संपन्न होने पर जितना आपने MnO2 डाला उतना आपको वापस प्राप्त हो जाएगा। संगठन भी उसका MnO2 के रूप में रहेगा, लेकिन जब आपने MnO2 डाला था तब तो ये क्रिस्टल के रूप में था, और जब वापस प्राप्त होगा तो ये चूर्ण के रूप में, पाउडर के रूप में प्राप्त होता है। ये जरूर परिवर्तन इसमें हुआ है। तो इस तरह से हम ये उत्प्रेरक बता सकते हैं। अब देखिए उत्प्रेरक कई प्रकार के होते हैं, उनकी क्रियाविधि के आधार पर। उत्प्रेरकों के प्रकार। उनकी क्रियाविधि के आधार पर उत्प्रेरक कई प्रकार के हैं। जैसे मैं देखूं, फर्स्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करते हैं।
है ना, देखिए नॉन से लग रहा है पॉजिटिव, तो ये वेग में वृद्धि करने वाले उत्प्रेरक हैं। ये उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करते कैसे हैं उसे इस आरेख की सहायता से समझ सकते हैं। इधर मैं ले रहा हूं ऊर्जा और इधर ले रहा हूं अभिक्रिया की प्रगति। अपन ने इस तरह का आरेख पहले भी बनाया था, आज वापस बना लेते हैं। मान लेते हैं ये ऊर्जा स्तर है अभिकारकों का, ये अभिकारक है और अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए इनको इस ऊर्जा अवरोध को पार करना पड़ता है और ये ऊर्जा हो गई उत्पाद की। अभिकारक और इस उच्चतम ऊर्जा स्तर के मध्य इसको क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। तो इन अभिकारकों को इतनी मात्रा में सक्रियण ऊर्जा और चाहिए ताकि ये उत्पाद में परिवर्तित हो सके। तो ये जो आरेख है ये है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। अब देखिए, अगर इसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक को मिला दिया जाता है तो अभिकारक की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा और उत्पाद की ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। सिर्फ हुआ क्या, अभिक्रिया का पथ बदल जाता है और उस पथ में सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है। यह देखो दूसरा वाला जो आरेख आया ये वाला, ये है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। इस ऊर्जा को अगर मैं EA1 लिखूं और इस ऊर्जा को अगर EA2 लिखूं तो EA2 है वो EA1 से कम है। तो उत्प्रेरक है वह क्या कर देता है, अभिक्रिया को ऐसे पथ से संपन्न कराता है जिसमें कम सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करता है धनात्मक उत्प्रेरक। अब धनात्मक उत्प्रेरक का अगर अपन उदाहरण लें तो देखिएगा, उसका उदाहरण है ये देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अगर अपन विघटन की बात करें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विघटन से H2O व O2 का निर्माण होता है और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान 76 किलो जूल प्रति मोल होता है। जबकि इसी अभिक्रिया को अगर प्लेटिनम उत्प्रेरक या प्लेटिनम के कोलॉइड की उपस्थिति में संपन्न करवाएं तो सक्रियण ऊर्जा का मान हो जाता है 57 किलो जूल प्रति मोल, 57 किलो जूल प्रति मोल हो जाता है। तो वेग तो निश्चित रूप से बढ़ेगा ही, तो सक्रियण ऊर्जा का मान कम होने से वेग बढ़ जाता है। तो ये है धनात्मक उत्प्रेरक। दूसरे प्रकार का जो उत्प्रेरक है वो होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक जैसा नाम वैसा काम। दूसरे प्रकार का उत्प्रेरक नेगेटिव कैटलिस्ट। ऋणात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग में कमी कर देते हैं उन्हें ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। उनके उदाहरण देखिएगा, ये पहला उदाहरण देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन H2O2 का विघटन कर रहे हैं अपन और यह विघटन अगर ग्लिसरॉल की उपस्थिति में करवाया जाता है तो इसका विघटन कम हो जाता है, विघटन की दर कम हो जाती है। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर प्लेटिनम की उपस्थिति में विघटन कराया जाए तो वेग बढ़ जाएगा और ग्लिसरॉल की उपस्थिति में अगर इसका अपघटन करवाएंगे तो वेग घट जाता है। दूसरा उदाहरण देखिएगा, सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण। सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीकरण से सोडियम सल्फेट बनता है। अगर इसमें एथिल अल्कोहल मिला दें
तो सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण बहुत धीमा हो जाता है। तो सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए उसमें एथिल अल्कोहल मिलाते हैं। और एग्जांपल देखिए अपन दैनिक जीवन में जो गाड़ी उपयोग में लेते हैं उसमें जो पेट्रोल डाला जाता है गाड़ियों में, उसमें कुछ विशेष प्रकार का रसायन मिलाते हैं जिसे कहते हैं TEL, टेट्रा एथिल लेड। बहुत इंपॉर्टेंट रसायन है ये टेट्रा एथिल लेड जिसको TEL के नाम से जाना जाता है, उसको पेट्रोल में डाल देते हैं तो गाड़ी में खड़खड़ाहट नहीं होती है, स्फोटन नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं अपस्फोटन पदार्थ। तो पेट्रोल का जो कंबशन होता है उसमें टेट्रा एथिल लेड है वो अपस्फोटनकारी के रूप में काम करता है, उसकी खड़खड़ाहट को रोकता है। तो ये भी एक नेगेटिव कैटलिस्ट है। तो ये हो गए ऋणात्मक उत्प्रेरक। तीसरे प्रकार का उत्प्रेरक है वो है स्वतः उत्प्रेरक, ऑटो कैटलिस्ट। देखिए क्या होता है ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट स्वतः उत्प्रेरक क्या मतलब है? देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें जब उन अभिक्रियाओं को शुरू किया जाता है तो बहुत धीमी दर से वो संपन्न होती है, लेकिन जब एक बार उत्पाद का निर्माण हो गया तो उनका वेग तेजी से बढ़ जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन अभिक्रियाओं में बनने वाला उत्पाद ही उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लग जाता है। अभिक्रिया का उत्पाद ही अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, तो बाहर से कोई उत्प्रेरक डालने की आवश्यकता ही नहीं है। अभिक्रिया का उत्पाद ही जो अभिक्रिया का घटक है वो ही उसके लिए उत्प्रेरक का काम कर रहा है, इसलिए वो क्या हो गया? स्वतः उत्प्रेरक हो गया। जैसे अपन कोई काम करें और उसका परिणाम प्राप्त होने लग जाता है तो अपनी एनर्जी बढ़ जाती है, वह परिणाम प्राप्त हो रहा है तो अपन तेजी से काम करने लग जाते हैं, तो वो ही स्वतः उत्प्रेरक है। जैसे अपन उदाहरण लें एस्टर का जल अपघटन, एस्टर का जल अपघटन, यह अभिक्रिया अम्ल द्वारा उत्प्रेरित होती है। जैसे CH3COO C2H5 इसका जल अपघटन करें तो उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है CH3COOH प्लस C2H5OH। एसिटिक अम्ल और एथेनॉल इसमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। अब मैंने बताया कि अभिक्रिया अम्ल द्वारा उत्प्रेरित होती है, तो प्रारंभ में एस्टर का जल अपघटन धीमा होता है, लेकिन उत्पाद प्राप्त हो गया तो उत्पाद के रूप में एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, और एसिटिक अम्ल से अपने को क्या मिलेंगे? H+ आयन मिलेंगे जो इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने लग जाते हैं। और जैसे जैसे एसिटिक अम्ल प्राप्त होता जाएगा वैसे वैसे इस अभिक्रिया का वेग बढ़ता चला जाता है। तो ये स्वतः उत्प्रेरक हो गया ये अम्ल। और एग्जांपल देखिएगा इसमें H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्जेलिक अम्ल का KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण C2H2O4 का अपन KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकरण कर रहे हैं, किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। तो बनने वाले उत्पाद देखिएगा K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस CO2, ये अभिक्रिया संपन्न होती है। 2 ये हो गया 3 और ये हो गया 5, ये हो गया 10 और हाइड्रोजन हो गए इसमें 3, 5 10 3 8। ये अभिक्रिया देखिएगा H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्जेलिक अम्ल, ये ऑक्जेलिक अम्ल है, इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं अपन KMnO4 के द्वारा।
ठीक है। तो शुरू में इसका वेग है वो धीमा होता है, लेकिन जैसे ही उत्पाद के रूप में ये MnSO4 मैंगनीज सल्फेट बना, इससे प्राप्त होने वाला Mn2+ आयन इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लग जाता है और इसका वेग बढ़ जाता है। तो ये स्वतः उत्प्रेरण वाली अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल है नेक्स्ट है प्रेरित उत्प्रेरक, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। प्रेरित उत्प्रेरक देखिए, जैसे एक एग्जांपल है, कोई बच्चा है वो अकेले में नहीं पढ़ पाता है, उसकी पढ़ाई नहीं होती है, उसी बच्चे को अगर किसी दूसरे बच्चे के कमरे में शिफ्ट कर दें या उसकी कंपनी में शामिल कर दें जो दूसरा बच्चा बहुत पढ़ता है, तो पहले वाला बच्चा भी दूसरे बच्चे से प्रेरित होकर पढ़ने लग जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, जो दूसरा बच्चा है वो पहले बच्चे के लिए किस तरह का काम कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है। तो इस प्रकार के उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसका एग्जांपल देखिएगा, सोडियम सल्फाइड का जब अपन ऑक्सीकरण करें तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, ये हो जाता है आसानी से। लेकिन सोडियम आर्सेनाइड का अगर ऑक्सीकरण करें अकेले में तो इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है, सोडियम सल्फेट बन गया, सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। लेकिन अगर सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड दोनों को आपस में मिला दें तो दोनों का ऑक्सीकरण हो जाता है। दोनों को आपस में मिलाकर अगर ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न कराई जाती है तो दोनों का ही ऑक्सीकरण हो जाता है। इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीकरण वाली जो अभिक्रिया है वह सोडियम आर्सेनाइड के ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है। मतलब यह अभिक्रिया सोडियम आर्सेनाइड की अभिक्रिया को प्रेरित कर रही है। तो यह अभिक्रिया सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया कैसा काम कर रही है, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट की तरह काम कर रही है, प्रेरित उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है। तो ये हो गए 4 प्रकार के उत्प्रेरक। कौन कौन से, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक। अब देखिएगा यहां पर उत्प्रेरक की जो क्रिया विधि है या जो काम करने की शैली है उसको अपन क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरण। और यह उत्प्रेरण उत्प्रेरक और अभिक्रिया के घटकों की प्रावस्था के आधार पर 2 प्रकार का होता है, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण, मैं इधर लिख दूं इसको। क्या मतलब है इन चीजों का? सबसे पहले बात करें समांगी उत्प्रेरण की। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्प्रेरक और अभिकारकों की प्रावस्थाओं, देखिएगा, वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्प्रेरक और अभिक्रिया के जो विभिन्न घटक होते हैं उनकी प्रावस्थाएं अगर एक समान है, मतलब अगर उत्प्रेरक ठोस है तो अभिकारक भी ठोस हो, उत्प्रेरक द्रव है तो अभिकारक भी द्रव हो, तो अभिक्रिया के जो घटक हैं वो और उत्प्रेरक अगर एक जैसी अवस्था में है तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक और उस क्रिया विधि को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिएगा,
CH3COO C2H5 एस्टर है द्रव, इसका जल अपघटन कर रहे हैं तो जल भी द्रव, उत्प्रेरक के रूप में अम्ल काम में आ रहा है ये भी द्रव, और उत्पाद के रूप में जो प्राप्त होते हैं वो भी द्रव। तो अभिक्रिया के विभिन्न घटक और उत्प्रेरक एक जैसी प्रावस्था में है तो समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण हो गया। और देखिएगा SO2 के ऑक्सीकरण से SO3 का निर्माण होता है, इसमें उत्प्रेरक के रूप में नाइट्रिक ऑक्साइड को काम में लेते हैं। ये अभिक्रिया है, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की सीसा कक्ष विधि है। तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, उत्पाद भी गैस और उत्प्रेरक भी गैस है, सभी एक जैसी प्रावस्थाओं में है तो ये समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण हो गया। तो उत्प्रेरक और अभिक्रिया के विभिन्न घटकों की प्रावस्थाएं अगर एक जैसी हैं तो उसे अपन समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि विषमांगी क्या होगा, कि अगर उत्प्रेरक की प्रावस्था अभिकारकों के घटकों की प्रावस्थाओं से भिन्न है तो उसे विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे वही H2SO4 के निर्माण की दूसरी विधि की अगर अपन बात करें तो ये है कांटेक्ट प्रोसेस, संस्पर्श विधि। इसमें वही सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, H2SO4 के निर्माण की विधि है। लेकिन उत्प्रेरक के रूप में अपन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड काम में लेते हैं जो कि ठोस है। तो विभिन्न घटक तो गैसीय प्रावस्था में है और उत्प्रेरक ठोस प्रावस्था में है, तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक और अभिक्रिया को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। और एग्जांपल देखिएगा, जैसे वनस्पति तेल से हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी बनाते हैं तो तेल द्रव, H2 गैस, वनस्पति घी द्रव और उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं रानी निकेल जो कि है ठोस। तो उत्प्रेरक की जो प्रावस्था है वो विभिन्न घटकों की प्रावस्था से अलग है, तो विषमांगी उत्प्रेरक हो गया। और एग्जांपल देखिए, हेबर प्रक्रिया जो अमोनिया के निर्माण की बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, उसमें N2 गैस, 3H2 गैस, उत्पाद बना अमोनिया, वो भी गैस है, और यहां उत्प्रेरक के रूप में क्या काम में ले रहे हैं, आयरन जो कि ठोस है। तो ये एग्जांपल किसके हो गए, विषमांगी उत्प्रेरण के, जिसमें उत्प्रेरक और अभिक्रिया के विभिन्न घटक हैं, उनकी प्रावस्थाएं अलग अलग प्रकार की हैं। तो ये हो गए उत्प्रेरण के प्रकार, समांगी और विषमांगी। तो स्वस्थ रहिए, बाहर मत निकलिए, हाथ धोते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।